तो अगर हम लोग जो भी रिसोर्सेज लगाएंगे, जो भी हम लोग लेबर आवर्स लगा रहे हैं, तो उसके बेसिस पर जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पर जो भी हम लोग प्रोडक्शन को देख रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि जो दोनों कॉमोडिटी है उसमें हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिशियल क्या है। तो इसमें सीधा सा समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि भाई रिसोर्सेज तो दोनों कॉमोडिटी में सेम लगेगा। अब कॉमोडिटी सेम लगेगा, उसमें किसकी क्वांटिटी हम ज्यादा बना पा रहे हैं उसी का प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जिसमें हमारा फायदा होगा, जिसमें क्या होगा, हमारा फायदा होगा, हम प्रोडक्शन उन्हीं चीजों का करेंगे, ना कि किसी और चीजों का करेंगे। तो जहां तक पिछली क्लास में लिखवाया था उससे आगे अब लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की एक बार चेष्टा भी करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। ओके जनाब, चलिए। कहता है एडम स्मिथ thought that the basis of international trade was absolute cost advantage ना बेटा, कि एडम स्मिथ का किस में मानना था बेटा, कि जहां पर हमारे पास क्या हो, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो, मतलब जहां पर हमारा कॉस्ट क्या लगे बेटा, कम लगे। द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज refers to the ability of a party to produce greater quantity of a goods using the same amount of resources. सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या हमने ये बात बोली कि भाई देखो रिसोर्सेज तो हमारा सेम लगेगा, उसमें हम लोगों को ये देखना है कि हमारा बेनिफिट किसके अंतर्गत है। जिसमें हम लोगों को बेनिफिट होगा वही काम हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो कंट्री की बात करते हैं हम लोग, एक है बेटा हमारे पास कंट्री ए और एक है हमारे पास कंट्री बी। दो कंट्री है हमारे पास, कंट्री ए और कंट्री बी। अगर मान लीजिए कि कंट्री ए जो है वो शर्ट्स का भी प्रोडक्शन कर रही है और स्टील, क्योंकि हमने दो ही कमोडिटी की बात करी थी ना बेटा, तो यही दोनों कमोडिटी कहां पर भी देखेंगे, कंट्री बी के अंतर्गत देखेंगे। अभी लिखो मत, पहले इसको समझ लो एग्जांपल, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, मैक्सिमम यही वाला क्वेश्चन पूछ देता है घुमा फिरा के प्रैक्टिकल में। तो कंट्री ए में क्या हो गया बेटा, हमारा शर्ट्स भी हो गया और स्टील भी हो गया, और कंट्री बी में भी हमने शर्ट्स और स्टील दोनों की बात करी। मान लेते हैं कि ये जो शर्ट्स का उत्पादन है ये हमारा है 20 पर लेबर आवर। अगर एक लेबर आवर लगाते हैं तो कितने शर्ट्स का उत्पादन हो रहा है, 20 शर्ट का उत्पादन हो रहा है। और अगर एक ही लेबर आवर लगाया जाए, अगर एक ही लेबर आवर लगाया जाए तो उसमें 12 किलो स्टील का उत्पादन हो रहा होगा। देखिए हमने हमेशा बोला है सेम रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो इसलिए देखिए यहां पर भी हमने पर लेबर आवर लिखा है और पर लेबर आवर नीचे में भी लिखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम हमेशा किसकी बात करेंगे, सेम रिसोर्सेज, तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा ना। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह की बात नहीं करेंगे ना,
तो ऐसा नहीं बोलेगा सर विदेश से मंगाएंगे तो फिर तो कॉस्ट वगैरह भी लग जाएगा ना, महंगा हो जाएगा, उन सब की बात यहाँ पर करनी नहीं है। आपको तो बस ये देखना है कि बनाने का क्या खर्चा हो रहा है, उसके बेसिस पर कंपैरिजन करना है आपको, ना कि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह को देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए हमने ऊपर में लिखा था नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहां पर किसी भी तरीके के कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात हम लोग नहीं करते। अब अगर कंट्री बी की बात करें तो कंट्री बी भी एक लेबर आवर लगाएगा। अगर वो एक लेबर आवर लगाता है तो वो यहां पर मान लीजिए कर देता है 10 शर्ट का प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर वो स्टील बनाता है तो स्टील बनाता है बेटा 15 केजी पर लेबर आवर। दोनों चीजें हो गई हमारी। तो अब देखिए, अगर कंट्री ए के नजरिए से सोच के देखो तो कंट्री ए क्या बोलेगा कि भाई 1 घंटा हम मेहनत करेंगे तो शर्ट कितना बनाएंगे 20, और अगर 1 घंटा ही मेहनत कर रहे हैं तो स्टील कितना बना रहे हैं, तो भैया 12 किलो स्टील से ज्यादा अच्छा है कि हम 20 शर्ट का उत्पादन कर लें। भाई उसमें हमारी महारत है तो हम उन चीजों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लें, हमारे लिए वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, हम उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, उसका प्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। तो फायदेमंद हमारे लिए कौन सा होगा, शर्ट का उत्पादन हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद होगा। तो कंट्री ए अपना किस पर फोकस करेगा बेटा, शर्ट के ऊपर। अगर कंट्री बी के नजरिए से देखो तो कंट्री बी क्या सोचेगा, भाई अगर हम शर्ट बनाते हैं 1 घंटा मेहनत करके तो सिर्फ 10 शर्ट बना पाएंगे, और अगर वहीं पर स्टील का उत्पादन करें तो 15 किलो का उत्पादन करेंगे। तो कंट्री बी के लिए फायदेमंद कौन सा होगा। तो अब यहां पर पता है क्या होगा, कंट्री ए जो है वो शर्ट किसको दे देगा, ठीक है, और कंट्री बी क्या करेगा स्टील किसको दे देगा, है ना। तो कंट्री ए किसका उत्पादन करेगा, शर्ट का, और कंट्री बी किसका उत्पादन करेगा, स्टील का, क्योंकि एक में हम ज्यादा अच्छे हैं एक में तुम ज्यादा अच्छे हो। तो जिसमें हम ज्यादा अच्छे हैं वो काम हम कर लेते हैं, और जिसमें तुम ज्यादा अच्छे हो, तुम अपना काम अच्छे से कर पा रहे हो, उसका प्रोडक्शन तुम कर लो। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर लेगा ही नहीं कर लेगा। ओके, तो ये कहलाता है बेटा एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि किसी न किसी एक ही कॉमोडिटी में हमारी महारत हासिल होगी, किसी न किसी में एक ही में हमारी महारत हासिल होगी। तो जिसमें हमारी महारत हासिल हो उसका काम कर ले। तो इसी को कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो ये ध्यान में रख लोगे। तो जिसमें कॉस्ट कम होगा, जिसमें कॉस्ट कम होगा उन चीजों का उत्पादन करना होगा या नहीं करना होगा, समझ में आया। जैसे आपके आईसीआई में एक क्वेश्चन दे रखा है, जरा मैं अगर देख लूं मिल जाए तो उसको सॉल्व कर ही लें एक बार, ताकि पता चले कि दिमागवा में घुसल कि ना घुसल। घुसल बा, देखल जाओ रहुआ क्वेश्चन नंबर 5, दिमागवा लगाई आंसर बताई। Given the number of labor hours to produce cloth and grains in 2 countries, which country should produce grains? Cloth 40, कंट्री बी में दे रखा है 80, ग्रेन्स दे रखा है 80 और 40। किसका पूछा बेटा, फंस गए ना। अच्छा मैंने बोला फंस गए तो उल्टा कर दो बी। एक कैसे बोला, ए में 80 दे रखा है, लेबर आवर देता मतलब कॉस्ट ज्यादा लग गया ना रे। तो ग्रेन में देखो यहां पर खर्चा कितना हो रहा है और यहां पर कौन हो रहा है, तो फायदेमंद किसके लिए है, तुमने क्वांटिटी समझ लिया, क्वांटिटी नहीं है। मैंने वहां क्वेश्चन बताया था प्रोडक्ट से कि देखो 20 यूनिट बनाया एक लेबर आवर लगाने से, यहां पर लेबर आवर ही तुमको दे रखा है, तो उल्टा ना सोचना पड़ेगा।
इसीलिए तो दिए थे ये क्वेश्चन। इतना जल्दी जो बोल दोगे समझ गए तो कैसे काम चलेगा? भाई पढ़ना था ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखो ऊपरी में लिखा हुआ है ना लेबर कॉस्ट। तो जब लेबर कॉस्ट दे रखा है इसका मतलब प्रोडक्ट नहीं दे रखा है। तो जहां कॉस्ट कम, कॉस्ट बेनिफिट तब ना होगा। कॉस्ट बेनिफिट कब होगा? जहां पर कॉस्ट कम हो। तो कॉस्ट कम कहां पे? कंट्री बी में ना है ग्रेन्स का, ठीक है। और कंट्री ए का किस कौन हो जाएगा? क्लोथ हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? पक्की वाली बात, लॉक कर दिया जाए? ठीक है, समझ में आ गया ना अब? क्या हो बेटा? अगर ये 11 भी होता ना 15 की जगह, तो भी उसके लिए तो बेनिफिट था ना। वहां 10 था, यहां 11 था। किसके अनुसार? बी के अनुसार, मतलब कंट्री ए के अनुसार। बेटा तुझे कंपेयर करने के लिए बोला है। हमारी किस में महारत हासिल है? स्टील में ना। तो हम वो नहीं करेंगे ना हम, क्योंकि 12 बनाने के लिए 8 इसका सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ जाएगा। तो तुम्हारे लिए फिर नुकसान है या नहीं है? क्या हुआ? अच्छा, अगर ये ना था तो वो भी इसका उत्पादन करता। हाँ, तो यही यही तो बात बोलते ना बेटा, अपने घर को देखो ना, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उससे क्या मतलब है? तुम सुनो, तुम हमेशा किसकी बात करोगे? अपनी बेनिफिट। तो अपनी बेनिफिट के लिए अपना ना देखना पड़ेगा कि हम किसका उत्पादन करें। और बेटा जब कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो दोनों में हमने इसीलिए बताया था वहां पर कि उसके नजरिए से नहीं सोचना, तुम्हारा किस में बेनिफिट है। इसलिए एब्सोल्यूट यूज हुआ है, कंपैरेटिव नहीं। अभी दूसरा वाला इसी के लिए बताएंगे, ठीक। कहाँ दो कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है? जब एक बताओ वहां पर तुम 9 कर दोगे तो वो इसके अंतर्गत आएगा ही नहीं, तो तुम सप्लाई कहां से कर पाओगे? हाँ, तो इसलिए बेसिक देखा जाता है यहाँ कि हमारा किस में है। अब उस कंट्री बी नहीं होगा तो कंट्री सी को देखेगा, डी को देखेगा, जहां पर देख रहे ना तो वो रिसोर्सेज के अनुसार ही देखेंगे। ठीक बा? हाँ, ओके, कर लोगे? पक्की वाली बात? मजा फिर भी ना आवेगा। टेप लिया, ये एग्जाम्पल लिख लिया। आज 4 बजे से यूट्यूब लाइव क्लास है चैप्टर 1 का। हाँ, आज मैंने शेड्यूल भेज दिया है बच्चों को कि आज से अब लगातार क्लास डेली बेसिस पे शाम में 4 बजे से 5, 5:30, 6 जो भी होगा। बाद में वीडियो देख लेना। 2 दिन में चैप्टर 1 रिवीजन, 4 दिन में चैप्टर 2 रिवीजन, 3 दिन में चैप्टर 3 रिवीजन, 3 दिन में चैप्टर 4 रिवीजन, 1 दिन में चैप्टर 5 रिवीजन, 3 दिन में चैप्टर 6 रिवीजन, 3 दिन में चैप्टर 7 रिवीजन, 3 दिन में चैप्टर 8 रिवीजन, 4 दिन में चैप्टर 9 रिवीजन, 1 दिन में चैप्टर 10 रिवीजन। 10 जनवरी को खत्म यूट्यूब पे, यहाँ नहीं। चलो हो गया यहां तक। तो ये तो हमारी कहानी किसकी थी बेटा? एब्सोल्यूट एडवांटेज। इसमें एक तरफा देख रहे कि हमारी किसमें महारत हासिल है। लेकिन जैसे अभी खुराफाती दिमाग सोचा था, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर स्टील 9 kg रहता यहां पर, तो शर्ट भी ज्यादा और स्टील भी ज्यादा। तो यहां पर फिर हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में बेहतर कौन सा हमारे लिए। तो जहां पर अब हमने क्या करा, कंपैरिजन किया ना, तो उसी को कह देते बेटा कंपैरेटिव एडवांटेज। उसी को क्या नाम दे देंगे? क्योंकि अब देखो, हो सकता है दोनों में हम ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी करेंगे तो किसी एक को ही ना सिलेक्ट। तो फिर दोनों में से कंपेयर करना होगा कि इन दोनों में से किस में ज्यादा। तो उन दोनों में से जिसमें ज्यादा होगा उसकी बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो लिखिए तीसरा नंबर, क्योंकि पहला हो गया था मर्केंटलिस्ट,
दूसरा हो गया हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज, तीसरा लिखिएगा बेटा थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। आगे ना बेटा नाम में कंपैरेटिव का मतलब क्या हो गया, कंपेयर करके, कंपेयर करना। और कंपेयर करने के लिए क्या होगा, दो दो चीजें हो तब ना, कि भाई एक थाली में पराठा रखा हुआ हो और एक थाली में जो है रोटी सब्जी रखा हुआ हो, तो फिर देखते हो ना कि हमारे लिए बेहतर कौन सा होगा, किस में टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा ज्यादा है, उन चीजों को कंजम्पशन करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, उन चीजों का ही तो कंजम्पशन करेंगे ना। तो कंपेयर कराना, अब ऐसा तो नहीं बोलेगा कि दोनों ठूस लेते, भाई रिसोर्सेज तो सेम ही है, तो अब उसमें आपको कंपेयर करना है कि बेहतर हमारे लिए कौन सा होगा, जो हमारे लिए बेहतर होगा उन चीजों का हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे और दूसरे को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये जो हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कंसेप्ट है, ये दिया गया था बेटा डेविड रिकार्डो के द्वारा, डेविड रिकार्डो भाई साहब के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में आगे भी चल के एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब मनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी बस इतना रखना है कंपैरेटिव एडवांटेज। तो लिखिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखा था ना पहले वाले में हमने इस तरीके की कुछ बातें नहीं करी थी, और उसने जब क्वेश्चन भी पूछा तो हमने क्या बोला, अभी कंपेयर वगैरह हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस देखना है कि फायदेमंद कौन है, यही बोला था हमने। तो भैया वहां पर तो ये क्लियर हो नहीं पाया था, लेकिन अब इसका जवाब हम यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट concepts in economics is given by डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो। तो अगर कभी भी पूछेगा कि बताओ रिकार्डो ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, तो क्या बोलेंगे बेटा, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, कहता है पैराग्राफ चेंज करके, रिकार्डो ऑब्जर्व दैट trade was driven by comparative rather than absolute cost। कि रिकार्डो ने क्या कहा कि भाई हम जो भी कॉस्ट करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, कंपैरेटिव की, ना कि हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, एब्सोल्यूट की। जबकि अभी तक जो अगर एडम स्मिथ के अनुसार देखा जाए तो एडम स्मिथ ने किसकी बात करी थी, एब्सोल्यूट की। अब ये कहता है कि ना एब्सोल्यूट की ना करते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं, कंपैरेटिव। और हर जगह भी होता है भाई, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, अब 4 सब्जेक्ट है तो उसमें आप देखते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में, कौन सा ज्यादा से अच्छा समझ में आ रहा है, किसमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लगते हैं, आपने उस पर फोकस बढ़ा देते हो या नहीं बढ़ा देते हो। जो नहीं लगता है कि भाई ये तो पल्ले ना पड़ रहा है, तो उसमें टारगेट 40 रखते हो या नहीं रखते हो, कि भाई जो लिमिट है वो कम से कम आ जाए, लेकिन बाकी जो हमारी है उसमें फायदा रहे या नहीं रहे, ये कहीं ना कहीं हम लोग काम करते हैं नहीं करते। तो आ गया ना बात कंपैरेटिव की, भाई पढ़ना चारों ही है, पढ़ना चारों ही है, नंबर चारों में ही आने चाहिए, लेकिन फिर भी आपने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया या नहीं कर लिया, फिर भी आपने क्या करा, कंपेयर किया कि भाई इनमें से हमारे लिए बेहतर कौन सा होगा। ओके, यो तो लिखिएगा रिकार्डो insight was that such a country would
still benefit from trading according to comparative advantage exporting products in which absolute advantage was greatest and importing products in which absolute advantage was comparatively लेस। समझाते समय अभी यही बोला था ना कि दो अलग अलग कॉमोडिटी था, स्टील भी है और सर्ट भी है। अब आपको यह देखना है कि भाई हो सकता है दोनों में हमारी ज्यादा वैल्यू हो, लेकिन फिर भी उन दोनों में से बेहतर हमारे लिए कौन सा है। जो बेहतर होगा उसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब उसका ज्यादा ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, और जिसमें हमारी एडवांटेज कम होगी उसको क्या कर लेंगे हम लोग, इंपोर्ट। तो एग्जाम्पल के माध्यम से यहां पर भी लिख लो, कंट्री ए कंट्री बी। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था बेटा, स्टील और सर्ट ना, यहां भी वही ले लेता हूं ताकि समझ में आ जाए, स्टील और सर्ट। यहां भी क्या आ गया बेटा हमारा, स्टील और स्टील हमने क्या लिखा था बेटा, 15 किलो लिया था ना, 12 लिया था, तो चलो 12 केजी पर लेबर आवर। और सर्ट कितना लिया था, 20 पर लेबर आवर। ओके। अगर कंट्री बी की बात करें, अगर कंट्री बी की बात करें तो कंट्री बी का है 10 केजी पर लेबर आवर, है ना, और 8 सर्ट पर लेबर आवर। ओके। अगर कंट्री ए के अनुसार सोचो, बी को तो देखना नहीं है हमें, उससे क्या मतलब तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। ए के अनुसार अगर सोच के देखो तो ए क्या बोलेगा, स्टील बना रहे हैं हम 12, जबकि सामने वाला स्टील कितना बना रहा है, मतलब मैं ज्यादा हूं। सर्ट में कितना बना रहा हूं, सामने वाला कितना बना रहा है, सर्ट में भी ज्यादा हूं। तो इसका मतलब स्टील भी ज्यादा और सर्ट भी ज्यादा। तो अभी जो पिछला कंसेप्ट था उसमें बोला था जिसमें हमारी महारत हासिल हो उन चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन यहां तो दोनों में महारत हासिल है। भाई आपने एक मूवी देखी है, गोपी किशन मूवी। गोपी किशन मूवी में ना लास्ट में एक सीन आता है जहां पर दोनों डबल रोल जो है दोनों सामने रहता है, तो लड़का बोलता है ले मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। तो भाई दोनों को बाप थोड़ी ना मान लेगा, रहना तो कोई एक ही है कि नहीं। तो यहां पर भी ऐसा नहीं होगा कि स्टील का भी उत्पादन करेंगे और सर्ट का भी। अब क्या करेगा कंट्री, ये दोनों में कंपेयर करेगा, सर्ट और स्टील में। तो क्या देखेगा कि भाई 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो 12 किलो हम लोग स्टील बना रहे हैं, और 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो 20 ज्यादा स्टील बना रहे हैं। इसका मतलब सर्ट की वैल्यू ज्यादा है और स्टील की वैल्यू क्या हो गया। तो भाई कंट्री ए को कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, सर्ट का ना। तो अब क्या करेगा कंट्री ए जो है सर्ट बना करके किसको भेज देगा बेटा, और इसको बोलेगा तुम स्टील बना करके क्या बोलो, हमें भेज दो। होगा या नहीं होगा। तो देख रहा है कि दोनों में एडवांटेज होते हुए भी जिसमें हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज ज्यादा होगा
वो हम करेंगे, और जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होगा उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। यही चीजें यहां हमने क्लियरली लिखवाई ना कि एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट इन विच एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज ग्रेटेस्ट। तो अगर स्टील हमारा शर्ट हमारा ज्यादा बना है तो शर्ट को हमने क्या करा था, एक्सपोर्ट। एंड इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन विच एब्सोल्यूट एडवांटेज कंपैरेटिवली लेस। तो कंपैरेटिवली लेस कम नहीं है, उससे तो ज्यादा ही है हमारा, लेकिन हमारे पास जो दोनों गुड्स हम बना रहे हैं उसके में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो कम है या नहीं है। तो स्टील का हम लोगों ने क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। इसी को कहते हैं बेटा कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। समझ में आ गया? ओके, कर लोगे? पक्की वाली बात, मजा यहां भी नहीं आए। अभी कहां से बेटा, ये सब तो सब मोह माया वाली बात है, सब मोह माया। ठीक बा, यो चलिए टेप प्लीज। तो 3 मेथड तो हो गया हमारा, 2 और बचे। एक कहां, 2 न रे, आफ्टर लिबरेशन की भी तो बात करनी है। चलिए हो गया। चौथा लिखिएगा बेटा एचओ थ्योरी। एचओ थ्योरी को कहते बेटा हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी। तो अब अगर कहीं भी एचओ लिखेंगे तो एचओ का मतलब क्या हो गया, हेक्सचर-ओहलिन। दोनों इकोनॉमिस्ट का नाम है, हेक्सचर भी इकोनॉमिस्ट है और ओहलिन भी इकोनॉमिस्ट है। पता नहीं कैसे माँ बाप है ऐसा कोई नाम रखता है, हम लोगों का नाम आसान रहता है। नहीं, नाम तो साउथ में भी रखा जाता है, बताते बताते गोवा आ जाएगा। नहीं, कौन सी मूवी में, मुंबई टू गोवा में ना, धमाल में है। हाँ धमाल में है, अरशद वारसी को बोलता है ना कि नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा। अरे इतना नजदीक है, बैठ तो सही। मुत्तु स्वामी बढ़ता जाता है ना। चलो जी, तो अगर ये हम लोग एचओ थ्योरी की बात करते हैं, देखो बेटा जैसे जैसे समय बीतता है तो सोचने की शक्ति भी बदलती जाती है कि नहीं। पिछले में एक कविता सुनाया था ना कि अंडा जैसा आकार था, फिर घोंसला में आया, फिर पेड़ की डाली पर गया, फिर उड़ना सीखा तब पता चला था। तो वैसे ही यहां पर भी है कि सबसे पहले व्यापार का वही था कि गधे पे ला दो, इधर उधर बेच लो, बॉर्डर भी क्रॉस करके कोनो दिक्कत नहीं है, सब चलता है भाई, गरीबी स्थिति सबकी थी तो चल रहा था। तो पहला हमने वो देखा, फिर थोड़ा सा अकल हुआ तो बोले ना ना मेहनत कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा काम हम ज्यादा अच्छे कर पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सभी निकल के भागो, तो किधर से भागोगे, गेटवा से ना। अब इसमें मुझे हर्ष ने बोला कि सर एक काम करूं, इधर धक्का देता हूं, क्या पता दीवार टूट जाए तो कूद जाऊं, है कि नहीं। नहीं, सफल बोला सर ऐसा करता हूं इसको छती को गायब करके ऊपर चलते हैं। नहीं ना भाई, हम ये देखेंगे ना कि हमारा फायदा किस में है। भाई इधर से भागेंगे तो सरसरे नीचे तक तुरंत, जब आप नीचे जाके इधर एंजॉय करेंगे उस टाइम में ये धक्का दे रहा होगा कि कहीं से गेट दीवार टूट जाए, लेकिन हिलने वाला तो है ही नहीं। तो मतलब जिसमें हमारा बेनिफिट होगा उसका काम करेंगे हम लोग, वही चीजें देखेंगे हम लोग। तो आ गया था कंपैरेटिव वाला, सॉरी एब्सोल्यूट वाला, क्योंकि जिसमें ज्यादा प्रेफरेंस है उसी को देखें। और उसी का भाई जो है कौन था बेटा, कंपैरेटिव था। कि एक में हमने देख लिया था कि ये ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में ये भी देखा था कंपेयर करके देख रहे हैं कि दोनों में कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है। भाई घर वाले आए 12th के बाद पूछे कि बताओ बेटा क्या करना है, बीकॉम करके ऐश करना है या सीए करके जिंदगी खत्म करनी है।
तो फिर आप कंपेयर करते हो ना कि बीकॉम करके क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मैं ग्रेजुएट होऊंगा, ग्रेजुएट होने के बाद तो फिर सोचूंगा कि एमबीए वगैरह करना है या नहीं, एमबीए करने के बाद फिर किसी कंपनी में देखूंगा 10-12 हजार का जॉब मिलेगा कि नहीं। आजकल एमबीए की उतनी ज्यादा वैल्यू है नहीं, या तो आईआईएम से करो, कैट वगैरह निकालो, और कैट निकालने का मतलब है कि उससे अच्छा सीएटी होता है, टी हटाओ सीए कर लो, है कि नहीं। 3 अक्षर का है करे, 2 ही अक्षर में काम चला लेना भाई, क्योंकि कैट में भी उतनी ही ज्यादा मेहनत है, उससे कम मेहनत आप सीए कर सकते हो अगर कांस्टेंट लगे रहे तो, है कि नहीं। बिना कैलकुलेटर का इतना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन देता है, बहुत परेशान करता है उसे। तो एक दिक्कतें वहां पर क्रिएट हो सकती है, तो आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो ना कि बीकॉम और सीए हमारे लिए फेवरेबल कौन सा होगा, है कि नहीं। तो भाई सीए बनने के बाद आप लोग कंप्लीट एस की बात करेंगे, है कि नहीं, तो ज्यादा फायदा है, तो सीए का सोचा आप लोगों ने, और फिर देख रहे हो ना बच्चे 11th 12th की खुशी को त्याग करके यहां पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं। मैं दुनिया भुला दूंगा सीए की चाहत में, है कि नहीं, अच्छी बात है। और जितने दिनों से पढ़ रहे हो कि मिनिमम 360 तो आना चाहिए भाई। जो 11th में, कौन कौन है 11th में, 1 2 3 तो मुझे पता है, तुम भी हो, 4 हो गए, मतलब 4 11th में हो अभी, तो भाई इतनी बार अगर पढ़ोगे तो मिनिमम 90% तो आना चाहिए, और नहीं आता है तो इससे खराब स्थिति कुछ होगा नहीं। नहीं बेटा, ऐसे भी मजाक नहीं करते मजाक एक हद तक ठीक लगता है है कि नहीं, उससे ज्यादा मजाक अच्छा नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक होगा। नहीं, लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक अगर आप लॉ को 100% तैयार कर लो, बाकी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 100 में 100 आराम से ला सकते हो, अकाउंट्स, मैथ्स और इको। और मैथ्स और इको में तो 100% आराम से लाया जा सकता है, लाते भी हैं बहुत सारे बच्चे, अकाउंट्स में भी लाते हैं, बहुत सारे बच्चे लाते हैं, यहाँ के नहीं लाए वो अलग बात है लाते तो है ना भाई, अब कोई चिल्लाते रहते पढ़ो पढ़ो, पढ़वे नहीं करता है तो 100 नंबर कहां से आएगा, है कि नहीं। फिर वो बोलता है सर 100 में 10% डिस्काउंट मिल सकता है, 90 ले आऊंगा। मैंने फिर पूछा कि ये एग्रीगेट 90 है या इंडिविजुअल 90 है। भाई कभी कभी बच्चे चारों सब्जेक्ट मिला के भी 90 नंबर लाते हैं। नहीं, एक बार हम लोगों के यहाँ पे ही पढ़ी हुई एक बच्ची थी, ठीक है, नाम नहीं ले सकता, सबकी अपनी अपनी इज्जत है, आज तक का हमारा नाम उसी ने खराब किया, इको में 0 नंबर। नहीं, उससे भी भयंकर बात थी, मैथ्स में -2 नंबर, चारों सब्जेक्ट मिला के 13 या 14 नंबर था उसका, और सबसे ज्यादा नंबर उसके आए थे अकाउंट्स, हाँ नहीं लॉ में ही थे, नहीं नहीं वो 8 या 9 नंबर था, मैथ्स में -2 था, इको में 0 नंबर था। अब ऐसे भी बच्चे होते हैं, मैंने उसे फोन करके बुलाया, बेटा लिखा क्या था, भाई ये भी तो टैलेंट है ना भाई, -2 कैसे कैसे, ये भी एक अजीब टैलेंट है भाई। नहीं, आप अगर देखो प्रोबेबिलिटी भी कहता है कि 1/4 बनते हैं, 4 ऑप्शन है तो, और 100 के 100 अगर अटेम्प्ट किया होगा तो 25 सही 75 गलत मान लेते हैं, 75 गलत का मतलब है 18 नंबर माइनस, तब भी 7 नंबर आता, -2। नहीं, मैंने उससे पूछा था बेटा कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्या, नहीं नहीं सर किए थे, कैसे किए थे, यही थे, अरे हमें भी नहीं पता, चले हाँ वही हुआ बगल वाले का देख के या कौन सा ये, नहीं तो अभी कुछ समय पहले उसका मैसेज आया था मेरे पास, मैंने सीन ही नहीं किया, क्योंकि अगर फिर बोल देते कि सर जनवरी में परीक्षा देना है तो मैं तो डर ही के रह जाता, अब कितना मेरा माइनस में ले जाओगे। तो एचओ थ्योरी में यही काम आपको करना है कि आप देखो
सिर्फ लेबर के बेसिस पर अगर डिपेंडेंसी की बात करते हो तो नहीं चलेगा। भाई मैं आपको कह दूं कि जो आप सिर्फ मेहनत करो और मैं पढ़ाऊं ही ना, तब भी काम नहीं चलेगा। और आप लोग बोलो सर पैसा दे दिए हैं, आपका काम है पढ़वाना, आप पढ़ाते रहो, हम तो एंजॉय करेंगे, तब भी काम नहीं चलेगा। और 11th वालों को यही अभी एग्जाम्पल दिया हमने। मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर यहां से लेके अभी 2 बार पढ़ते रह गए तो अपने आप 360 आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा करो कि पूरे वर्ड तक याद रहे। कोई बोले कि बेटा क्वेश्चन नंबर, सर आंसर इतना होगा और ये स्टेप होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए भाई, तब ना मजा आता है। मजा तब आता है। तो एचओ थ्योरी के अंतर्गत यही कहता है कि आप अपनी प्रेफरेंस को देखो। अगर आपके पास लेबर ज्यादा है तो भाई लेबर को हम यहां बैठा के क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर लेबर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग जो है सस्ते में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या उसको सफिशिएंट दाम मिल पाया? क्या नहीं मिल पाया। तो मतलब कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग करने की भी तो जरूरत पड़ सकती है ना भाई। अगर ज्यादा है भेजो बाहर जहां पे लेबर की कमी है, जहां पर स्कैर्सिटी है, ताकि इसको भी अच्छा दाम मिल सके और यहां का भी जो लायबिलिटी है वो भी थोड़ा सा कम हो सके। तो पहले एक बार लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं हेक्सचर-ओलेन को। तो लिखिएगा, दिस थ्योरी is also known as factor endowment theory और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। कि ये जो हेक्सचर-ओलेन थ्योरी है इसको कहते हैं बेटा फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। कि अब आधुनिक समय में हम किस तरीके से व्यापार की बात कर रहे हैं, आधुनिक समय में हम लोग किस तरीके से ट्रेड को देख रहे हैं, हम उसकी बातें करेंगे यहां पर। तो कभी कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड किसका नाम क्या है, या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, या हेक्सचर-ओलेन थ्योरी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस अनुसार आप यहां पर कर सकते हैं। कहता है इट स्टेट्स दैट comparative advantage in cost of production is exclusively by the differences in factor endowment। फैक्टर एंडोमेंट कहता है ए कंट्री tends to specialize, tend to specialize या तो एक्सपोर्ट में या तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें इन एक्सपोर्ट्स, कहता है हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स intensive use of its abundant resources। एब्यूडेंट रिसोर्सेज का मतलब होता है बेटा फेवरेबल रिसोर्सेज, जिसमें हमारा जो है मजबूत हो, जो हमारे पास ज्यादा हो, जो हमारे लिए फेवरेबल हो। तो एब्यूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा? फेवरेबल रिसोर्सेज।
इन एक्सपोर्ट, अब हो गया इन इंपोर्ट, कहते हैं हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स intensive use of its scarce resources। कि अगर कोई भी कंट्री है तो कोई भी कंट्री किस बेसिस पे बात करेगा कि भाई जिसका हम उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं, जिसका हमारे पास पर्याप्त साधन है, उसका ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करें। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें तो उसका मतलब एक्सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? भाई उत्पादन करके घर में तो रखेंगे नहीं ना, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिसकी कमी है हमारे पास, जो पर्याप्त साधन नहीं है हमारे पास, उसका क्या कर लेंगे हम लोग, इंपोर्ट। तो कंपनी के माइंड में, मतलब कंट्री के माइंड में दोनों ही चीजें चलती है। क्योंकि अभी जो चाहे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात कर रहे थे, चाहे हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहे थे, यही हो रहा था ना कि ये गुड्स हम बना रहे हैं तो ये हम जो बेचेंगे, और जिसकी कमी है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, मंगा रहे थे, यही कह रहा था। तो यहां पर भी वही कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा गुड्स है या कोई भी ऐसे काम है जिसमें आपका फेवरेबल है, तो इसका प्रोडक्शन आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। भाई अगर मान लीजिए लेबर आपके पास ज्यादा से ज्यादा है, तो लेबर को प्रोडक्शन में लगाओ, लेबर को प्रोडक्शन, और ज्यादा है आउटसोर्स करो, है ना। कैपिटल की कमी है हमारे पास, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक नहीं है, तो दूसरी जगह से मंगाना पड़ेगा ना बेटा। दूसरी जगह से हम लोग मशीनरी वगैरह मंगाते हैं नहीं मंगाते। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसको एक्सपोर्ट करेंगे, और जो हमारे पास कम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इंपोर्ट करेंगे। तो अगर कैपिटल इंटेंसिव होगा तो कैपिटल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और लेबर इंसेंटिव होगा तो लेबर का प्रोडक्शन। तो लिखिएगा कैपिटल एबुडेंट मतलब फेवरेबल, एन लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कैपिटल एबुडेंट इकोनॉमी, ठीक है, एन लिखना है तो लिख लो। कैपिटल एबुडेंट इकोनॉमी will produce and export capital intensive goods and labor abundant economy will produce and export labor intensive गुड्स। क्या यही ऊपर समझाया था हमने कि भाई जिसमें हम लोग फेवरेबल होंगे ऑटोमेटिक उसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे लिए फेवरेबल है उसका एक्सपोर्ट, और जो अनफेवरेबल है उसका क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट। तो इसी को हम लोग कहते हैं ना बेटा फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्योंकि हमने फैक्टर के ऊपर बात करी ना कि लेबर ज्यादा है या कैपिटल ज्यादा है। अगर किसी को याद हो, जिसने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर एक शब्द हमने यूज किया था, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, याद है? वहां पर इसी टेक्निक की बात करी थी या नहीं करी थी? लेबर और एंटरप्रेन्योर मिला के लेबर होता है, लैंड और कैपिटल मिला के क्या होता है, कैपिटल होता है। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका वर्चस्व। क्या हुआ? फैनमा को क्या कर रहे हैं? अब 395 एकदम सही बोले थे तो बेटा 5 मेरी तरफ से भी ले लो। मतलब मैं इधर पढ़ा रहा हूं लेबर इंसेंटिव कैपिटल इंसेंटिव, आई फैनवा देखने की कैसे लगा है। बेटा इलेक्ट्रीशियन बनना है।
गलत लाइन में आ गया ना। अरे खतरनाक हो रे बेटा, इतने भी डेंजरस नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमेशा क्या याद रखोगे, जो आपके लिए फेवरेबल होगा उसका हमेशा क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, और जो अनफेवरेबल होगा या जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा। तो अगर कैपिटल फेवरेबल है तो कैपिटल गुड्स का ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और लेबर फेवरेबल है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स का ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, मजा तो फिर भी नहीं आएगा। अब यहां पर यह देखना है कि जो हम लोग रिकार्डो की थ्योरी देख रहे थे, रिकार्डो की थ्योरी कौन सी थी, कंपैरेटिव, और ये जो है ये हमारा चूंकि मॉडर्न थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, हमने लिखा ना मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, एमटीटी। ठीक है, एचओ को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, मॉडर्न थ्योरी। तो अगर कंपैरेटिव और मॉडर्न थ्योरी में देखा जाए कि क्या डिफरेंस है, तो उसको भी लगे है तो लगभग एक ही जैसा, मिलता जुलता चीजें हैं, लेकिन फिर भी बातों से तो कुछ ना कुछ अंतर है ना। तो वो बातों से क्या अंतर है उसको हम लोग यहां पर एक बार देख लेते हैं। तो एक बगल हम लोग लिखेंगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे मॉडर्न थ्योरी। बताओ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दिया था बेटा, डेविड रिकार्डो ना। और ये क्या हो गया हमारा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड। चलिए इसमें लिखिएगा बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। भाई हमने जो एग्जांपल लिया था पर लेबर बराबर लिखा था, ये नहीं लिखा था, इसके अलावा किसी और चीज को देखते थे क्या, चाहे एब्सोल्यूट एडवांटेज हो या कंपैरेटिव एडवांटेज हो, किसी और चीज की तो बात नहीं करी थी ना। हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी थी बेटा, लेबर की बात करी थी या नहीं करी थी। तो इसका मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज में जो हमारी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ लेबर की। फिर कहता है कंसीडर्ड लेबर एज सोल फैक्टर। सोल का मतलब होता है बेटा अकेला, है कि नहीं, एकला चलो रे। तो ये जो अकेला है, कैपिटल की कहीं से किसी भी तरीके की कोई बात करी थी हमने, नहीं करी थी। हमने वहां पे क्लियरली लिखा ही था लेबर आवर, किसी और चीजों की बात तो हम लोगों ने करी ही नहीं थी। तो इसका मतलब लेबर जो है वहां पर सोल फैक्टर के रूप में होगा। फिर कहता है बेटा स्टडीज ओनली कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसर्न्ड। भाई जो गुड्स हम बना रहे हैं सिर्फ उसी के कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे बेटा, ओके। और लिखिएगा इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। और ये नॉर्मेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, नॉर्मेटिव किसको कहते हैं, इसके बारे में मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जब आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे ना तब जाएगा, अन्यथा शाम में देख लीजिएगा, जरूर बताएंगे नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो शाम वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा इस नॉर्मेटिव वर्ड को समझने के लिए कि क्यों हमने बोला है कि नॉर्मेटिव होता है यह। ओके, क्योंकि ये कभी भी ना फैक्ट को नहीं बताता,
नॉर्मेटिव में कभी भी हम लोग फैक्ट की बात नहीं करते हैं, हम लोग अनुमानों के आईने से बात करते हैं, वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, हमारी सोच के ऊपर बात करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास लेबर है कि नहीं, हमारा मानना है, हम फैक्ट पे नहीं जा रहे हैं। भाई फैक्ट पे तो फिर ये देखना पड़ेगा ना कि कैपिटल ज्यादा है या लेबर ज्यादा है, लेकिन हम उन चीजों को तो देख नहीं रहे ना, हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे ना, भैया लेबर करेगा काम। जैसे घर में सबसे छोटे अगर मान लो आप हो तो गधे वाली स्थिति हो जाती है, कुछ हो काम अगर कर, अरे ये लेके आ, चल दुकान चला जा, दिन भर में 10 बार परेशान कर देंगे, है कि नहीं। गधे से भी बदतर स्थिति है, फिर तो बेटा तू दयनीय स्थिति में है कि नहीं, गधे से भी ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगा। वहां पर कोई कम और चीजों को नहीं देखा जाता, वहां पर एक ही देखा जाता है, भैया छोटा है इसका मतलब लेबर है, काम करता रहे। लेकिन अगर वहीं पर मॉडर्न थ्योरी के अनुसार देखा जाए, आपने एक मूवी देखी है चुप चुप के, उसकी वो नहीं वो है ना राजपाल यादव और उसका शाहिद कपूर का, शाहिद कपूर का देखे ना, जूता कौन अच्छा पॉलिश करता है, मैं अच्छा करता हूं, नहीं सॉरी, वो अच्छा करता है मुझे नहीं आता, अच्छा तुझे नहीं आता है सीखना पड़ेगा, चल पॉलिश कर। कपड़े कौन अच्छा धोता है, मैं अच्छा धोता हूं उसे नहीं आता, नहीं नहीं महंगे है फट जाएंगे तू कर, होता है ना बेटा। कंपैरेटिव हुआ या नहीं हुआ। अब यहां पर देखा कि कौन सी टेक्निक ज्यादा है, जो टेक्निक ज्यादा है उसके ऊपर काम किया या नहीं किया, ये है हमारा मॉडर्न थ्योरी। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल के अनुसार जा रहे हैं तो उसमें तो सीधा है, छोटा है चल काम कर, है कि नहीं। पापा बोले रे छुटवा जूता साफ करके दियो रे, है कि नहीं, नहीं होता है, घर में कोई स्थिति ही नहीं है। तो ऐसी बातें होती है, ठीक है ना। चलिए अगर मॉडर्न थ्योरी के अनुसार देख लें, अगर किसकी बात कर लें हम लोग, क्या बात है, ये तो अपने आप भाग रहे हैं या नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, मैं क्या करूं, जब चल ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते भाई, ये देखना। क्या हुआ, कौन से पेन पे क्लिक होना भी तो चाहिए अरे वाह, ये तो नया स्टाइल मार रहा है, व्हाट इज शॉट, बुलाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों एक आध मिनट वेट कर लो बेटा। एक बार आइएगा 102 में। नाम जलेबी बाई, देखना अपने अपने हो रहा है, मैं तो टच भी नहीं कर रहा हूं। इतना मॉडर्न थ्योरी से प्रेरित हो गया ये पेन नौटंकी कर रहा है। हम हम तो टच भी नहीं कर रहे, देखिए ना, हम टच भी नहीं कर रहे हैं। और अभी तो ऐसे ऐसे अपने आप नाच रहा था।